उतने ही दिन में मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गया, ठीक है, वो भी हैमलॉक ट्री से गिरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आप सबका चैनल में वापस से स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के फर्स्ट स्टोरी का पहला पोएम, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। अब आपके फर्स्ट फ्लाइट के बुक में अ लेटर टू गॉड जब का फर्स्ट स्टोरी है, उसका वीडियो अपलोड हो गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वो वीडियो जरूर से देख लेना, ठीक है। उसके साथ ही आपके पहले ही स्टोरी में आपको दो पोएम गिवन है, पहला है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोएम में पोएट ने क्या बोला है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को पोएम स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि हमारे पोएम का पोएट कौन है या ऑथर कौन है, ठीक है, स्टोरी का ऑथर कौन है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको एक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। कैसे? अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, और अगर आप वहां पे लिखते हो कि आपके पोएट का नाम ये था, वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका डेथ अभी हुआ, उनका डेथ जन्म तब हुआ, ठीक है, तो आपको एक ग्रेस मार्क्स मिलता है। और वहां पे जो काउंसलर है, जो हमारा रीडर होगा ना आंसर का, वो भी आपको सोचेगा कि भाई इसको इतना कुछ पता है, राइट। तो कहीं भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते कि आपका कहीं मार्क्स कटे। तो आपको क्या करना है, पोएम शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ कि आपके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इस पोएम का नाम, पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि हम लोग ये तो जान लिया कि भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम को लिखा है, बहुत ही छोटा सा पोएम है, बहुत अच्छा पोएम है, और इनका ये अमेरिकन पोएट है, ये तो जान लिए। अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे मान लो अगर समरी पूछ दिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, अगर आप वहां पे लिखते हो द ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फुल स्टॉप, ही इज एन अमेरिकन पोएट एंड ही इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज। तो इस तरीके से अपने पोएम को आपको स्टार्ट करना है, इस तरीके से आपको अपने आंसर को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये जो पोएम है ना, सिर्फ 8 लाइंस का है। ये पोएम हमारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स के बारे में है। जैसे माना हमारे दिमाग में रहता है ना कि भाई आज सुबह सुबह तो मैंने 2 महीने को साथ में देख लिया, अब साथ में देखा है तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, एक को देख लिया अकेला तो भाई दिन बहुत बुरा जाएगा। तो ये हमारे थॉट है, राइट, कि भाई ऐसा होता है तो बुरा ही होता है, ऐसा होता है तो अच्छा ही होता है। क्या पता कभी ऐसा हुआ हो कि आपने सिर्फ अकेले 1 महीना को देखा था, लेकिन आपका दिन अच्छा गया, कुछ गुड न्यूज सुनने को मिला, लेकिन हम तब याद नहीं करते, ठीक है, कि भाई हमने एक देखा था बुरा चीज हो गया तो इसीलिए उसके ऊपर थोप दो कि भाई गलत इसका काम ही है, यही गलत कर दिया मेरे साथ। लेकिन अगर आप किसी 1 महीने को देखते हो ना, और थोड़ा आपका दिन खराब जाता है, तो आप सोचते हो आज सुबह से पता है मैंने 1 महीना को देख लिया था, मेरा दिन खराब चला गया। तो ये हमारे बिलीव्स है, ये हमारे थॉट है, ये हमारा आइडिया है जो हम खुद के मन में बैठा लेते हैं, राइट। तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे मान लो अगर हम देखते हैं कि भाई काला कौवा देख लिए, रात में काला कौवे को बोलते हुए देख लिए, उसका आवाज में तो भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये हमारे थॉट्स है जो कि हमने अपने दिमाग में ऑलरेडी डेवलप कर लिया, ठीक है। तो इस पोएम में क्या होता है कि हमारे जो पोएट है वो बताते हैं कि उनका दिन बहुत ही बुरा जा रहा था, फिर एक क्रो ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, ठीक है, जो कि हैमलॉक ट्री पे बैठा था। तो यहाँ पे 2 बुरा चीज है, एक है हमारा क्रो और दूसरा क्या है, हैमलॉक ट्री। तो दोनों ही हमारा नेगेटिव चीज बताता है, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट है दोनों का, ठीक है। लेकिन पोएट बताते हैं कि इन दोनों की वजह से जो मेरा मेरे खराब दिन था अभी, उसका कुछ हिस्सा बच गया और मेरा दिन अच्छा हो गया, मैंने अपने दिन को पूरा बर्बाद होने से बचा लिया, ठीक है। तो पोएम को देखते हैं कि इस पोएम में क्या बोला गया है, फिर हम लोग आगे इसका समरी, इसका सेंट्रल मैसेज, सिग्निफिकेंस सब कुछ जान लेंगे, ठीक है। देखो तो पोएम क्या है हमारा, देखो डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, जैसे मैंने पहले बता दिया है। पहले जान लो कि भाई हैमलॉक ट्री होता क्या है। ये एक बहुत ही पॉइजनस प्लांट है जिसमें व्हाइट फ्लावर्स रहता है, ठीक है, पॉइजनस प्लांट, ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। और रिग्रेट का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि किसी चीज के पछतावे में रहना, ठीक है। अब देखो द वे अ क्रो, तो पहले कौन आया, फर्स्ट लाइन में क्रो आया है, तो वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एक क्रो। तो अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर मान लो क्रो है, ठीक है, तो वहां पे आपको पता है ना कि भाई क्रो तो बुरा चीज होता है, वो तो दिन को खराब करता है। अगर मैंने काले कौवे को देख लिया तो मेरे साथ तो कुछ बुरा होगा, ये मैंने अपने थॉट में डेवलप किया, मैंने अपने आप में बताया कि भाई बुरा ही होगा। अगर कुछ बुरा हो गया तो भाई याद रहेगा कि भाई मैंने काले कौवे को देखा था इसलिए बुरा हो गया। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो हम उसको याद नहीं रखते कि मैंने तो काला कौवा देखा था ना, फिर भी कैसे अच्छा हो गया, ये हम याद नहीं रखते, क्योंकि हमारे अंदर का डेवलपमेंट है, हमारे अंदर का थॉट है, ठीक है, हमारे अंदर का परसेप्शन है, जो कि हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक क्रो शोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया है, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट का मतलब यहाँ पे वो धूल नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है हैमलॉक ट्री का कुछ फ्लावर्स जो व्हाइट है, व्हाइट फ्लावर्स है ना, तो वो उनके ऊपर गिराया है, ठीक है। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट, क्या बोलते हैं, देखो यहां तक पहले देखो क्या बोला गया है, द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैमलॉक ट्री। तो 2 नेगेटिव चीज है, पहले तो वो बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से क्रो ने
और ऊपर से वो भी हैमलॉक ट्री। एक चीज और है कि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि क्रो उड़ के आया है या पहले से उस पेड़ पे बैठा हुआ था या पोएट वहां से जा रहे थे या पहले से ही पोएट हमारे उस पेड़ के नीचे खड़े थे या बैठे थे, कुछ नहीं बताया गया है। बस बताया गया है कि उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आपको आंसर लिखने को मिलता है तो आप बोलना कि इट सीम्स as if the poet was walking, या फिर it seems as if the crow was flying on the hemlock tree, या फिर it seems the crow was sitting on the hemlock tree from the before। ठीक है, तो आपको यहाँ पे seems वर्ड यूज कर लेना क्योंकि हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया यहाँ पे ऐसा। ठीक है, देखो तो बोलते हैं कि the way a crow, तो दो नेगेटिव चीजें, एक तुम्हारा क्रो हो गया, दूसरा हो गया हैमलॉक ट्री, क्योंकि हैमलॉक ट्री भी नेगेटिव चीज है। तो पोएट क्या बोलते हैं कि जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, तो एक हैमलॉक ट्री से मेरे ऊपर क्या गिरा है, डस्ट ऑफ स्नो गिरा है। ठीक है, has given my heart, अब a change of mood, अब मेरे दिल को मेरे दिमाग में एक मूड में चेंज आ गया। तो चेंज आ गया मतलब कि मूड उनका पहले से कुछ था और उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद मूड में और कुछ चेंजेस आ गया। तो उनका मूड कैसा था देखो, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो ये सुन के क्या लग रहा है कि बचा लिया। भाई मेरा मूड पहले से खराब था, तो पता है कि पोएट का मूड जो है डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले उनका मूड जो है वो खराब था। तो यहाँ पे क्या है कि एंड सेव्ड सब पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, तो बोलते हैं कि इस दिन, ये जो मेरा दिन था ना जिसको मैं ऑलरेडी पछतावे में गुजार रहा था, मेरा दिन तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था, लेकिन जब उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो गिराया, जब क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराया, तो मेरे दिन में जो कुछ बचा हुआ पार्ट है वो बच गया और मेरा दिन खराब होने से बच गया, उस दिन का कुछ हिस्सा खराब होने से बच गया। ठीक है, तो जैसे ऐसा होता है तो वो बोल रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो जैसे उनके ऊपर गिरा है तो उनके ऊपर एक अलग से चमक आ गई और उनका एक थॉट चेंज हो गया, उनका मूड चेंज हो गया और उनका दिन बर्बाद होने से बच गया, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना दिन को बर्बाद कर चुके थे, कुछ वक्त वो पछतावे में गुजार चुके थे। तो वो चाहते थे कि भाई और ना हो। तो डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद, क्योंकि दोनों नेगेटिव चीज था, तो क्रो होने के बावजूद, हैमलॉक ट्री का फ्लावर्स होने के बावजूद, डस्ट ऑफ स्नो क्योंकि हैमलॉक ट्री से गिरा था उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि यार क्योंकि मेरे ऊपर अगर वो डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरता तो शायद हम वही चीज सोचते रहते। ठीक है, अगर मान लो कोई कुछ चीज कुछ सोच रहा है, अगर उसको आके कोई रोके ना तो वो तो कंटिन्यूस उस चीज को सोचता रहेगा ना। तो पोएट वही बोल रहे हैं कि मैं किसी चीज को सोच रहा था, किसी पछतावे में था, उतने ही दिन में मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गया। ठीक है, वो भी हैमलॉक ट्री से गिरा और मेरा दिन जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था वो बर्बाद होने से बच गया, मेरा दिन का कुछ हिस्सा बच गया। सेव्ड सम पार्ट व्हिच आई हैव ऑफ अ डे आई हैड रूइंड, जो कि मेरा ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था। ठीक है, तो ये हमारे पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं। ठीक है, कि आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। नेगेटिव चीज होने के बावजूद भी पोएट ने यहाँ पे पॉजिटिव सोचा है, क्योंकि अगर वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर नहीं गिरता तो शायद वो आज उसी थॉट में चल रहे होते, उनका वो पूरा दिन बर्बाद हो जाता। ठीक है, अब पोएम में जरूरी क्या होता है हमारा, राइमिंग स्कीम। कैसे पहचानना है, देखो पहले तो वहां पे देख लो एक तो क्रो है। ठीक है, राइमिंग स्कीम जानना है ना, तो हम लोग को पहले देखना होगा कि यहाँ पे राइम क्या है। देखो क्रो और सॉरी स्नो दोनों एक साउंड कर रहा है, तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, ए, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये मेरा ए है, ये भी मेरा क्या है, ए। ओके, मी ट्री एक है ना, तो यहाँ पे क्या देंगे, इसको देंगे बी, इसको भी दे देंगे बी। ठीक है, अब हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो यहाँ पे देखो हार्ट और पार्ट, अब तो इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, तो ए और बी तो मैंने दे दिया, अब मैं क्या दूंगी, सी दूंगी। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट सी एंड सेव्ड सम पार्ट को सी, अ चेंज ऑफ मूड डी ऑफ अ डे आई हैड रूड डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, ये मेरा हो गया पोएटिक डिवाइस। तो आपको सॉरी राइमिंग स्कीम। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी डी, ये हमारा राइमिंग स्कीम है। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि हमारा पोएम का राइमिंग स्कीम क्या होता है। ठीक है, आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो समरी क्या है। ठीक है, देखो डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट which throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things। तो बोलते हैं कि भाई वो किस चीज के ऊपर रोशनी दे रहे हैं, किस चीज के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं चीजों को, कि भाई अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर, कि वो तो इमेजिन नहीं किए थे कि क्रो और हैमलॉक ट्री शायद उनका कुछ दिन बचा ले, क्योंकि वो तो नेगेटिव चीज है। तो वो बोलते हैं कि अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग्स, मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो से उनका दिन बच गया था। ठीक है, it is a motivating poem that tells us how our view of perceiving things changes our minds and puts a great impact on our life। तो बोलते हैं कि किस तरीके से हमारा पॉजिटिवनेस, जो हम लोग सोच रहे होते हैं, किस तरीके से हमारे दिन में वो चेंजेस लाता है, हमारे लाइफ में कैसे चेंजेस लाता है। ठीक है,
By enjoying the simple moments of life, we can get rid of our day-to-day problems. तो वो बोलते हैं कि यार अगर हम लोग अपना सिंपल छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करेंगे तो एक दिन का कुछ मुसीबत को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे एक छोटा सा चीज हमारे डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। देखो, this moment of life we can get rid of day-to-day problems and worries. This also help us in living a happy and healthy life. In the Dust of Snow poem, the poet mentions a crow, a snow and a hemlock tree. तीन चीजों ने उनका दिन बचाया है, क्रो और जो स्नो उनके ऊपर गिरा था वो, और किधर से गिरा था, हैमलॉक ट्री से। तो तीन चीज उन्होंने बताया है, क्रो, स्नो एंड हैमलॉक ट्री। द क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड द हैमलॉक ट्री डिस्क्राइब्स द डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड ऑफ द पोएट। तो यहाँ पे उनका ये, यहाँ से क्या पता चलता है कि उनका जो डिप्रेसिव मूड था, जिस मूड में वो पहले से उनका मूड खराब था, ठीक है। Since the poet was not in a good mood, he sees nature in the same way and describes nature's bitter side to express his feeling. तो वो बोलते हैं कि भाई नेचर का कितना बिटर साइड है ना, तो वो उस चीज को यूज कर रहे हैं अपने फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। देखो, From a bad mood to ill health, there is nothing that can't be cured by nature. तो बोलते हैं कि अगर मान लो आपका इल हेल्थ है, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपका मूड खराब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेचर क्योर नहीं कर सकता, ठीक है। आपका अगर मूड खराब होता है तो आप जाते हो ना, सोचते हो कि भाई किसी लंबे ट्रिप पे जाएं, पहाड़ पे जाएं, माउंटेन्स पे जाएं, बीच पे जाएं, तो वो क्या है, नेचर है ना। तो उस वक्त आप क्या सोचते हो कि भाई अगर आपका मूड खराब है तो लंबे ट्रिप पे चल जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ों में जाएंगे, वहां पे घूमेंगे, तो शायद हमारा वो चीज ठीक हो जाए, हमारा दिन ठीक हो जाए, हमारा हेल्थ ठीक हो जाए, ठीक है। देखो, the author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. तो जब उनके ऊपर स्नो गिरा, उसके पहले जो हमारे पोएट है उनका दिन खराब था, वो बैड मूड में थे, ठीक है। The snow instantly makes him happier. और उनको ऊपर जैसे ही स्नो गिरा तो वो क्या हो गए, खुश हो गए, क्योंकि उनका वो थॉट बंद हो गया और वो कुछ अच्छा सोचने लगे थे, ठीक है। His day gets a lot better. Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. कितना छोटा उनका प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उनको रियलाइज हुआ कि उनका प्रॉब्लम बहुत छोटा था, ठीक है। The fact that hemlock trees are poisonous combined with crow being the indicator of doom and fear I use in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical. तो irony यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चीज यहाँ पे क्या है कि भाई कैसे hemlock tree तो एक poisonous tree है, राइट। और यहाँ पे क्रो जो है ना, वो क्या इंडिकेट करता है, डूम, फियर, डर, प्रॉब्लम्स, कुछ बुरा होने वाला है, बैड मूड, वो सब डिक्लेयर करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बता दिए क्या कि क्रो और हैमलॉक ट्री, जो हमारे लोग सोचते हैं ना कि वो बुरा है, गलत होगा, तो यहाँ पे पोएट क्या बताते हैं कि किस तरीके से उनका छोटा सा मूवमेंट, एक क्रो का छोटा सा मूवमेंट उनके लाइफ को और हैप्पीनेस से भर दिया, ठीक है। और वो बहुत ही आयरनिकल था। The poet, through these objects, has tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can bring the bringer of change and happiness. तो बोलते हैं कि जिस तरीके से हम लोग नेगेटिव चीज से उनको कनेक्ट करके रखे हैं, तो वही चीज हम लोगों को हैप्पीनेस भी दे सकता है, लेकिन वो हमारे पॉजिटिवनेस में, वो हमारे परसेप्शन पे है, ठीक है। देखो, being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone, anywhere and anytime, ठीक है। तो नेचर हम लोग को बाहर कहीं भी कैसे भी और किसी भी वक्त हैप्पीनेस दे सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा समरी। अब पोएम का सेटिंग देखो कि पोएम हमारा सेट कहाँ हुआ है। द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड वॉकिंग बाय अ ट्री, तो वो चल रहे हैं, अ हैमलॉक ट्री, ठीक है। हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। एज ही पासेस बाय, अ क्रो हैपेंस टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। जैसे जैसे वो पास कर रहे थे तो उनके ऊपर क्रो ने एक डस्ट गिराया, ठीक है। Whether it falls on his head or shoulder is unknown. अब कहाँ गिरा, हेड पे, शोल्डर पे, वो पोएम में नहीं बताया गया है, ठीक है। And there is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action. अब bird का specific action हम लोग को नहीं बताया कि भाई crow क्योंकि उड़ के आया था इसलिए डस्ट गिरा, या क्योंकि वो पहले से बैठा था क्योंकि वो कुछ मूवमेंट किया इसलिए डस्ट गिरा, या फिर कुछ ब्रांच में प्रॉब्लम आया इसलिए वो डस्ट गिरा, या फिर विंड की वजह से डस्ट गिरा। तो वो चीज नहीं पता है, स्पेसिफिक एक्शन नहीं पता है क्रो का, ठीक है। देखो, whether the crow was landing, वो भले ही लैंड करा था तब शायद स्नो गिरा, shivering with cold, readjusting itself on the branch of or taking off। तो चार चीज सोच सकते हैं हम। पहला क्या सोच सकते हैं कि वो लैंड कर रहा था, शायद वो उड़ के उस हैमलॉक ट्री पे बैठने वाला था, या फिर शायद वो शिवर कर रहा था, या फिर पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्या बोला, एडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, या फिर वो अपने आप को ब्रांच पे एडजस्ट कर रहे थे, या फिर उधर से उड़ने का कोशिश कर रहा था। तो यही चार चीज हो सकता है, शायद यही सिचुएशन हो सकता है, बाकी और कुछ मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। इट हैपेंड टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene.
For reasons unknown, the author was having a terrible day. अब रीजन तो नहीं पता है ना कि भाई ऑथर का दिन खराब क्यों था, ठीक है, लेकिन उनका टेरिबल डे चल रहा था, ये हम लोगों को पता है क्योंकि उनका मूड जो है ना बाद में अच्छा हो गया था, ठीक है। देखो, but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. He had already spent his day in bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hammock tree. Already उनका बाकी दिन जो है, बचा हुआ दिन जो है वो खराब हो चुका था, तो बचा हुआ दिन को और खराब नहीं करना चाहते थे, ठीक है। Generally, hammock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness, ठीक है। One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. तो हम लोग को खुद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो चीज को कि नेचर हम लोग को किस तरीके से, पता नहीं किस चीजों से ब्लेस कर दे, ठीक है। जैसे कि उनको कौन ब्लेस करा था उस वक्त, क्रो और हैमलॉक ट्री एंड स्नो, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंस क्या है। This poem presents a simple moment, but it has a larger significance. छोटा सा पोएम है लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। देखो, the poet says that he was in a sorrowful mood and was sitting under a hammock tree. देखो, आपको हर जगह बहुत कुछ बोलेगा, sitting, standing, walking, लेकिन आपको क्या लिखना है, scenes लिखना है, okay? देखो, it was the winter season and there was snow all around. A crow was sitting on the same tree. The crow was shaking down the dust of the snow on the poet when a small particle of snow fell on the poet. जैसे कि छोटा सा पार्टिकल उनके ऊपर गिरा, ठीक है। He was awakened. फिर वो जल्दी से जाग गए from his thoughts and then noticed the simple activity going around him. और फिर क्योंकि वो कुछ थॉट को सोच रहे थे, भाई कि ऐसा होता है ना बहुत बार, इन चीज को सोचते रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो जब जैसे उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उनका थॉट चेंज हुआ और वो फिर नेचर को देखना स्टार्ट किए, ठीक है। देखो, this changed the poet moods. He suddenly realized that he had wasted his time being in sorrow. और फिर उनको रियलाइज हुआ कि भाई मैंने सॉरो में तो सैडनेस में पूरा दिन को बर्बाद ऑलरेडी कर दिया है। And now he should utilize his remaining day to do some useful task. This realization changes his mood and fills him with positive energy. ठीक है? His depression and sadness are washed away by the light of the shower of dust, snow dust. तो उनका जो डिप्रेशन था, जो सैडनेस था, वो किस चीज से खत्म हो गया, वो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से खत्म हो गया, ठीक है। His heart is filled with happiness and he gets ready to use the rest of the day in a good manner and with positive vibes. तो बचा हुआ दिन को वो कैसे गुजारना चाहते हैं, in a good manner and positive vibes, क्योंकि उनका जो वो किस चीज से जाग चुके हैं, उस डस्ट ऑफ स्नो से वो जाग चुके हैं, उनका परसेप्शन जो है वो चेंज हो गया, ओके। अब हम लोग को देखना है भाई, इसमें पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारा है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या है, पहला है इमेजरी, ठीक है। क्या लिखा है, इमेजरी इन्वॉल्व्स यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विजुअल पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड। अब डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज किया जाता है ताकि हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स डेवलप होता रहे और हम लोग पोएम को अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from hemlock tree। तो ये हम लोग के अंदर देखो एक क्लियर विजुअल है कि जिस तरीके से क्रो ने हैमलॉक ट्री से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से बताया गया है पोएम में कि हम लोग वो एक चीज इमेजिन कर सकते हैं, कुछ विजुअल डेवलप कर सकते हैं अपने दिमाग में उस पोएम को अच्छे से समझने के लिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोएटिक डिवाइस इमेजिनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि हमारा आइडिया ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोएम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रो और हैमलॉक किस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, नेगेटिव कोनोटेशंस का, ठीक है। भाई क्या नेगेटिव चीज ही है, पॉजिटिव तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्रो और यहाँ पे हैमलॉक ट्री, यहाँ पे क्या है, सिंबोलिज्म है नेगेटिव चीजों का, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस को यूज किया है, ठीक है। उसके बाद ऑलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो shook down on me, ठीक है। the repetition of the s sound creates soft soothing effect। तो यहाँ पे देखो s sound जो है ना, shook, snow, यहाँ पे रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड्स का, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑलिटरेशन, ठीक है। एसोनेंस का मतलब क्या होता है, जब वावल साउंड रिपीट होता है। जैसे मान लो क्या बताया मैंने, जब ऑलिटरेशन है मतलब कि वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, और जब हमारा एसोनेंस होगा तो किस चीज का रिपीटेशन होगा, वावल साउंड का रिपीटेशन होगा, ठीक है। देखो, has given my heart a change of mood, repetition of a sound in has, heart and change। तीनों में ही देखो हमारा वावल का रिप्रेजेंटेशन है ना, रिपीटेशन है बार बार, तो यहाँ पे वावल साउंड का रिपीटेशन, इसलिए लोग उसको क्या बोलेंगे, एसोनेंस, ठीक है। उसके बाद एंजाममेंट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस कंटिन्यू होना विदाउट अ ब्रेक, ठीक है। जब सेंटेंस कंटिन्यू होकर दूसरे लाइन में चला जाता है तो वो होता है एंजाममेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow। तो तीनों ही कंटिन्यूएशन के साथ विदाउट अ ब्रेक क्या है, अलग अलग लाइन में चला गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एंजाम्पमेंट, ठीक है। देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, द इनिशियल नेगेटिव मूड विद पॉजिटिव चेंज। तो नेगेटिव मूड था फिर पॉजिटिव चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब मेटाफोर है, while not overtly present the entire poem can be seen as a metaphor for how small seemingly insignificant events can have a significant impact on our life। कैसे छोटा छोटा चीज हमारे लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंस दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेटाफोर, ठीक है। तो ये था हमारा पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ओके।
अब मैं जो आपका सेकंड पोएम है ना फायर एंड आइस, उसकी वीडियो पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज उसको भी देख लेना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपको चाहते हो कि भाई आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आए, है ना, तो सारा वीडियोस हम अपलोड करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और आप लोग इस पूरे वीडियोस को एंड तक देखो। मैं इसका पूरा नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जो कि फ्री है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेटर टू गॉड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ओके। और नेल्सन मंडेला में मैंने पोस्ट कर दिया, तो नेल्सन मंडेला का भी मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख लेना, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखो, दोबारा से देखो जो समझ में नहीं आया। टिल देन अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।